में दम छोड़ घूम गया कई मोड़। रायनाथ गांव में हूं मैं और अंधेरे में कविता के कवि मुक्तिबोध का ये क्षेत्र है, लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां लगातार वो बीजेपी को जीत दिलाते रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। हम एक सभा के लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि देर रात का समय है, लेकिन जो सभाएं हैं वो चल रही हैं लगातार। सर, आप यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन राजनाथ गांव में हम चुके हैं और दूर इलाहाबाद और दिल्ली में बैठ करके हम लोग सुनते रहे राजनाथ गांव का नाम। मुक्तिबोध को उससे जोड़ करके देखा जाता है। किस तरह से आप इस प्राइड को लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह के कवि हुए हैं? राजनांदगांव संस्कार धानी कहा जाता है और राजनांदगांव का ये सौभाग्य है कि न केवल माधव गजानन मुक्तिबोध जी बल्कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी भी यहाँ लंबे समय तक कॉलेज में शिक्षक अध्यापन के कार्य करते रहे। मिश्रा जी, त्रिवेणी का ये संगम 3 महान साहित्यकार के अपने जमाने के शीर्ष में रहने वाले, एक प्रसिद्ध रामायणी, एक माधव मुक्तिबोध, एक अलग नाम, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती के संपादक की हैसियत से देश और दुनिया उनको पहचानता है। उसकी नगरी राजनांदगांव और उनकी याद में त्रिवेणी का एक परिसर भी का निर्माण हुआ। मुक्तिबोध राजनीति में जो गिरावट थी उस समय से ही आना शायद शुरू हो गई थी, क्योंकि वो एक नेक्सस देखते थे। अपनी कविता में उन्होंने जिक्र किया है। क्या आपको लगता है कि वो स्थितियां कुछ सुधर पाई हैं? मुक्तिबोध की व्यथा उनकी कविताओं पे झलकती रही है और देश की उस समय की आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक स्थिति भी, और उस परिवेश में लगातार लिखते रहे और राजनांदगांव पे काफी कुछ उनको लिखने का अवसर मिला, समाज को नजदीक से देखने का अवसर मिला। तो राजनीति में करप्शन पर उनका बहुत जोर था, उससे बहुत व्यथित। वो उस दौर पे उन्होंने काफी तीखी कविताएं लिखी और समाज के ऊपर, खासतौर से राजनीति पे उनका जबरदस्त प्रभाव रहा। तो आप यहाँ पर है, लगातार जो भ्रष्टाचार की बातें होती हैं कि कांग्रेस पर आप भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या इसको भी उस पुरानी व्यथा से जोड़कर देखा जा सकता है? निश्चित रूप से समाज के अंदर और खासतौर से राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस प्रकार 5 साल में भूपेश को सरकार चलाते देख रहे हैं, तो वैसा और ज्यादा तीव्र हो गई है कि समाज के सभी हिस्सों में व्यापक भ्रष्टाचार है और ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी वही बन गया है। चुनाव के जो मुद्दे हैं उसकी अगर बात करें, आप सुबह से उठते हैं, देर तक काम करते हैं, आजकल खासतौर से चुनाव प्रचार में क्या दिनचर्या आपकी रह रही है और ये चुनाव प्रचार का माध्यम आप क्या अपना रहे हैं? सुबह से शाम और रात तक लोगों के बीच जाना, गांव में जाना, शहरी लोगों के साथ बात करना, सामाजिक अलग अलग समूह में बैठकों में बात करना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेना, समाज के विभिन्न हिस्सों में खासतौर से महिलाओं के साथ, यूथ के साथ और अलग अलग बैठना और बैठकर उनके साथ जो कार्यकर्ता है उनको आगे काम करने के लिए प्रेरित करना और मतदाताओं से निवेदन और रिक्वेस्ट करने की मैं आज आपके बीच प्रत्याशी की हैसियत से आया हूं, आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने और ये निवेदन करने, गली गली सड़कों में घूम के लोगों से आग्रह कर रहा हूं। और अच्छी बात है, लोगों का जबरदस्त रिस्पांस राजनांदगांव। लोगों का रिस्पांस कैसे मिल रहा है? क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि लोग बीजेपी से, आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, राजनांदगांव में कनेक्ट करने के मुख्यमंत्री की हैसियत से जो विषय रहा हो, मगर राजनांदगांव में तो इतनी सारी बातें हैं। राजनांदगांव को नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई राजनांदगांव में,
छत्तीसगढ़ का एकमात्र CRC सेक्टर का उद्घाटन हुआ, अंडर ब्रिज मोतीपुर में बनाया, फ्लाईओवर बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहाँ पे बना। हॉकी के लिए जो हॉकी की नर्सरी है राजनांदगांव, पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, उसके लिए मैदान को एस्ट्रोटर्फ लगा के सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन को विकसित करने का काम किया। यहाँ की जितनी सड़कें दिख रही हैं और करीब करीब 150 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने का काम हमने किया। तो ये विकास के इतने बड़े बड़े आयाम आए हैं, लोगों के मन में खुशी रही कि 15 साल छत्तीसगढ़ में विकास का समय रहा। आपके छत्तीसगढ़ की सड़कों का अभी हाल क्या है? वैसा ही है, बेहतर हुआ है? जितनी सड़कें हमने बनाई थी वो सड़कों की हालत 5 साल में भूपेश बघेल ने उसका रिपेयर तक नहीं कराया। नई सड़क बनाने की बात ही छोड़िए, कोई नया सड़क का निर्माण तो हुआ ही नहीं छत्तीसगढ़ में। गड्ढे पाटने का काम भी भूपेश बघेल ने नहीं किया। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हमने बनाया, उस स्टेडियम की हालत जर्जर होती जा रही है। मेडिकल कॉलेज इतना शानदार बना है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए मरीज भटक रहे हैं। आप चूंकि गार्जियन भी हैं, प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वैसे भी, तो आपसे ये बेलाग बात करना चाहता हूं कि भूपेश बघेल 5 साल से वो सरकार चला रहे हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा। कोई एक आपको कुछ लगता है कि 5 साल में सरकार ने कोई अच्छा काम किया? सरकार की जो काम करने की शैली है और उस काम करने की शैली में भूपेश जी के काम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि काम के पीछे नियत और नीति ठीक नहीं है तो काम ठीक नहीं हो पाता। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है। जहां भी हाथ डालते हैं काम में, वहां भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा धान की मिलिंग होती है, कस्टम मिलिंग, और धान को चावल बनाने के लिए राइस में चावल बनता है। गवर्नमेंट इस पे पैसा देती है, 40 रुपया प्रति क्विंटल हम देते थे, भूपेश ने 120 रुपया कर दिया, और उस 120 रुपये में 20 रुपया प्रति क्विंटल वसूली आज हो रहा है। तो 700 करोड़ का भ्रष्टाचार उसमें भी निकाल लिया। तो ये तरीका है। माइनिंग में हमने कोयल का छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कोयले में 500 करोड़ का भ्रष्टाचार भूपेश सरकार ने किया, भूपेश ने किया। इन्होंने कोयले के डिस्पैच ऑर्डर, जो डीओ निकलता है, जो कोयले का डिस्पैच होता है, उसकी व्यवस्था हमने पारदर्शी रखी थी, ऑनलाइन व्यवस्था की थी, और ऑनलाइन व्यवस्था में किसी को जाना नहीं पड़ता था। भूपेश के आते ही उस ऑनलाइन व्यवस्था को ऑफलाइन कर दिया, लोगों को वहां जाना पड़ता है। एक चूंकि चावल से आपने शुरू किया, देश आपको चाउर बाबा के नाम से भी जानते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में आपको चाउर बाबा कहा जाता था, तो ये नाम सुनकर के लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एक ऐसा नाम है ये। आपसे पूछना चाहते हैं फर्स्ट हैंड कि आपको जब ये कहा जाने लगा तो आपके मन में क्या फीलिंग आई, कैसा लगा, और ये कैसे संभव हुआ? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बड़ी चुनौतियां थी, वो चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती थी छत्तीसगढ़ की गरीबी, छत्तीसगढ़ का पलायन, छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण से पीड़ित था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद। मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है, गोदाम हमारे पूरे भरे हुए हैं, और उसके बाद भी गोदाम भरे हैं, लोग भूखे पेट सोते हैं, तो ये एक छत्तीसगढ़ की विडंबना थी। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना शुरू किया, और उसमें गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल 65 लाख परिवार को देना शुरू किया। और ये चावल हमने उनको 1 रुपया किलो के हिसाब से पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा पूरे छत्तीसगढ़ में दिया। उसके साथ हमने पोषण सुरक्षा भी दिया, नमक उनको निःशुल्क दिया 2 किलो, चना उनके गरीब लोगों के लिए 2 किलो चना की व्यवस्था की। तो एक प्रकार से पूरे उनके लिए एक पैकेज दिया, पोषण सुरक्षा दिया,
और ये कम से कम इससे एक बड़ा असर हुआ छत्तीसगढ़ में कि लोगों को पलायन रुका, भूखमरी और भूख से मौत बंद हुई, शिशु मृत्यु दर ठीक हुआ, मातृ मृत्यु दर कम हुआ, कुपोषण से बचत हुआ। तो एक बड़ी योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में हुआ, पूरी पारदर्शिता के साथ। छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने नजीर देते हुए अन्य राज्यों को कहा कि यदि पीडीएस लागू करना है तो छत्तीसगढ़ जैसे पीडीएस लागू किया जाए, जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करता है। तो एक पहचान बनाया। और मुझे लोगों ने गांव में, क्योंकि बहुत भावनात्मक ये नाम है चाउर बाबा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या फीलिंग आई जब आपने इस निष्कलंक नाम को सुना? जब गांव में नारे लगते थे और मेरे नाम को पूछने लगे तो गांव की वृद्धाएं, गांव की माताएं, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रेम के साथ, डॉक्टर रमन तो बोल नहीं पाते थे मगर मेरे को संबोधन करते थे कि कौन आया है, तो चाउर वाले बाबा आए हैं। तो ये उनके मन में एक श्रद्धा का भाव था कि सरकार के मुखिया के नाते एक योजना शुरू हुई है जिसका वो सम्मान करते थे, और उसके साथ मेरा भी सम्मान उन्होंने किया और छत्तीसगढ़ में भरपूर समाज का सम्मान मिला। वो चावल की योजना अपने आप में अद्भुत योजना रही। तो अब आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप सबसे ज्यादा ऐसा कौन सी काम करेंगे जिससे आपको लगता है कि पिछली बार की तरह आपको फिर किसी बात के लिए जाना जाए? देखिए, चावल की योजना, बाकी योजनाओं को तो ठीक करने का काम तो करेंगे ही, मगर अभी सबसे बड़ी समस्या गरीबों के सामने आके खड़ी हो गई है और वो समस्या पैदा किया है भूपेश बघेल ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए 16 लाख आवास का आवंटन किया, 16 लाख आवास स्वीकृत किया और पिछले 4 सालों में। मगर भूपेश बघेल ने 16 लाख में एक भी मकान छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए नहीं बनाया है। तो गांव गांव में एक ही आवाज अभी आती है कि गरीबों के आवास की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान जो बोला जाता है, तो ये मकान की चिंता ग्रामीण क्षेत्र में 16 लाख से ज्यादा लोग हैं, मगर 16 लाख तो स्वीकृत काम थे। तो अब पहली चुनौती होगी, सरकार बनते ही पहले दस्तखत से, पहले हस्ताक्षर से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको 16 लाख आवास को स्वीकृत करके गरीबों के जीवन में एक आवास की योजना का फिर से खुशी लाने का प्रयास होगा। ये एक बड़ा उपहार होगा पहले दिन मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसकी बड़ी जवाबदारी। कोई रोड मैप है आपके पास कि हेल्थ के सेक्टर में आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे, शिक्षा के सेक्टर में आप क्या करेंगे? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन और बेसिक जो हमारी स्थिति, हेल्थ को और एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए 15 साल जब अवसर मिला, हमने अब हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रमोट किया और जितने भी हमारे हॉस्पिटल थे वहाँ पे चिकित्सकों की नियुक्ति की और वहाँ स्पेशलिस्ट के पोस्ट सैंक्शन किए और सब जगह यानी इवन दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा, इन क्षेत्रों में एक समुचित इलाज की व्यवस्था की उनके लिए भरपूर, और उसी में हेल्थ के नए नए सेंटर छत्तीसगढ़ में स्थापित। अब अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हेल्थ में क्या करेंगे? अपने स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को निःशुल्क इलाज के लिए 50,000 तक के स्मार्ट कार्ड उनको प्रदान किए थे, जो बंद हो गया है। हम उन योजनाओं को फिर से लागू करेंगे जिसमें गरीब को कहीं जाने की जरूरत ना हो, उसके पास कार्ड रहेगा और कार्ड का उपयोग करके 50,000 तक वो निःशुल्क इलाज किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में कर सकता है। उस सुविधा को बहाल करेंगे। वो कार्ड बंद हो गया, स्मार्ट कार्ड की योजना बंद, स्मार्ट कार्ड 50,000 नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं? शिक्षा में प्रमुख रूप से हमने करीब 28,000 प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल प्रारंभ किए 15 सालों में। अब उन स्कूल को अपग्रेड करने की जरूरत है। कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेडेशन और कौशल उन्नयन करके रोजगार से जोड़ने लायक शिक्षा का हमने काफी ज्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया था।
वो संस्थान बंद होते जा रहे हैं। उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी शिक्षा जिसमें सीधे उनको रोजगार से जोड़ा जाए और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ में हम करें। राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा वगैरह जो राज्य हैं उनका नाम काफी आगे है। आपका खेलों को लेकर के कोई नजरिया है? छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं का दोहन किया जा सकता है। हमने हर ब्लॉक स्तर में स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत की थी। स्पोर्ट्स के लिए अच्छे प्रशिक्षक लाने की योजना हमने जिला स्तर पे बनाई थी, उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए थे और आइडेंटिफाई किए थे। हमने तीरंदाज को आइडेंटिफाई किया था, हमने छत्तीसगढ़ में कबड्डी को आइडेंटिफाई किया था, हॉकी को छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाई किया था। ऐसे प्रमुख खेल जो है उस पे जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हों, उसके लिए हमने एक पूरा कार्य योजना बना के काम कर रहे थे। चूंकि मैं यूपी का हूं तो अक्सर ये ख्याल आता है कि यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिसका नाम लेते ही वहां की विशेषता, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो खासतौर से इंडस्ट्री है वो सामने आ जाती है। आगरा का नाम लें, कानपुर का नाम लें, बनारस का नाम लें, इलाहाबाद का नाम लें। इलाहाबाद शिक्षा के लिए जानी जाती है। इस तरीके से हमारे राज्य में बहुत सारे जिले ऐसे होने चाहिए जो कि अपनी अपनी तरह से समृद्ध हों। तो इस तरह से भी आप देखते हैं कि जो अलग अलग जिले हैं वहां कुछ विशेषता होगी, उसको आगे बढ़ाया जाए। योगी ने अभी हर जिले में एक रोजगार हो, रोजगार का माध्यम हो, इसकी योजना बनाई है। इस तरीके की स्कीमों के बारे में भी आप सोचते हैं? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कार्य योजना बना के और वहाँ जिस प्रकार से नेचुरली जो वर्षों से इस काम चल रहा है, कहीं बुनकर का बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं अलग अलग वुडन वर्क में काम हो रहा है, कहीं पे कोसा पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोसा और में उत्पादन काफी तेजी से हो सकता है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग काम है जिसको प्रमोट करके उन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाएगा। और काफी छत्तीसगढ़ में विविधता है हर अलग अलग जिलों में और उसको चिन्हित करने का काम करेंगे। तो कुछ हट के भी बात कर लेते हैं। अभी आप तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। जिस तरीके से संसद में मनोज झा ने एक ठाकुर वाला कविता पढ़ी, उसके बाद विवाद हुआ। आप ऐसे विवादों को ध्यान रखते हैं, इन सब विवादों पर बात सोचते हैं, पक्ष विपक्ष? पक्ष विपक्ष की बात तो नहीं, मैं ऐसा लगता है कि समाज को और समाज का सोच का नजरिया हमको व्यापकता लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जाति के आधार पर विभाजन की रेखा को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। समाज में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है गरीब लोगों को बेहतर व्यवस्था दें, गरीबों के लोगों के लिए कार्य योजना बने। और गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब सभी कास्ट में होते हैं। तो हमारी प्राथमिकता गरीब को सामने रखकर पूरी योजना बनाने की रहती है। और हर योजना जो छत्तीसगढ़ में बनी थी वो उन्हीं को चिन्हित करके हमने बनाई थी। जिस तरीके से दानिश अली का मामला हुआ, रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच में, संसद की गरिमा कहीं ना कहीं उससे आहत होती है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठ करके आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं इन सब बातों को? नहीं, अगर ये इस देश का सर्वोच्च सदन है, पूरा देश देखता है, तो मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा का पालन सबको करना पड़ेगा। और खासतौर से जब हम किसी दायित्व वाले स्थान में बैठ जाते हैं तो हमारी जवाबदारी और 4 गुनी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी साथ साथ चल रही होगी। क्या कुछ उसको लेकर के हो रहा है? आप अभी तो व्यस्त हैं, लेकिन 2024 की क्या तैयारी है? देखिए, 2024 के लिए ये सेमीफाइनल ही है 2023 का ये चुनाव।
और छत्तीसगढ़ में पिछले 5 चुनाव का नतीजा यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 11 में से कभी 10 सीट जीती है, कभी 9 सीट जीती है और लगातार हम हर चुनाव में पार्लियामेंट के इलेक्शन में जबरदस्त परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में रहा है। पिछले बार हम चुनाव हार गए विधानसभा का, मगर लोकसभा में 8 सीट जीत गया है। तो ये है छत्तीसगढ़ की जनता, ये तय करना जानती है। और इस बार जो मोदी जी का 2024 का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बनने वाली है कि हम 11 में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के भेजेंगे और तीसरी बार इस देश में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद में बैठी हुई हम सब देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या आपके मन में है, या क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। इंडिया गठबंधन आपस में ही विधानसभा के चुनाव में आपस में लड़ रहे हैं, आप यहाँ लड़ रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ लोकसभा के लिए दिखावा करते हैं। विधानसभा के चुनाव में ये सब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। क्योंकि अखिलेश ने भी अभी कहा कि हमें सीटें नहीं दी गई, उसको लेकर के काफी विवाद हो। इनके आपस के सिर्फ और सिर्फ बैठकों में दिखावा करते हैं, मगर जब विधानसभा में सीटों का बंटवारा होता है उसके पहले ही आपस में ये उलझ जाते हैं। जो अलग अलग राज्यों में स्कीमें चलती हैं, तो कोई मोदी जी चूंकि एक बात कहते हैं कि सभी जो मंत्रालय हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक पेज पे आकर के काम करें, जिससे कि कोई सड़क खोद गया और फिर उसके बाद वहां पर किसी और चीज का काम चलने लगा, तो एक काम में बहुत सारे मंत्रालय एक पेज पे आके काम करें, तो उसी को पीएम गतिशक्ति योजना उन्होंने कहा गया। तो क्या छत्तीसगढ़ में आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस तरह की कोई योजना लाएंगे जिससे कि जो जन कल्याण के काम हैं वो एक साथ एक पेज पे आ सके, सभी विभागों को एक साथ लाया जा सके? जो वर्ष डिपार्टमेंट है, काम करने वाले डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है और अन्य डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे के पूरक भी हैं। सड़क भी बनना है, पाइपलाइन भी वहाँ पे बिछाना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए खंबे भी वहाँ पे डालना है, नाली का निर्माण भी करना है। ये सारी चीज अलग अलग विभाग अलग अलग जवाबदारी से करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे डिपार्टमेंट का एक साथ एक समन्वय समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल में बना के कार्य योजना बनाने से सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम पहले कर लेते हैं कि पहले गड्ढा खुद जाए, पाइपलाइन बिछ जाए, पाइपलाइन की विस्तार हो जाए, कंप्लीट हो जाए, नल की पूरी योजना बन जाए, उसके बाद सड़क के लिए काम शुरू करा जाए, उसके बाद नाली का काम को देखा जाए। तो ये विभागों के समन्वय करने की जरूरत है और कार्य योजना इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जैसे बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ विकास करे, ये हम सब चाहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रविकांत, रायपुर।